जिस विषय पर हम इतनी देर से विमर्श कर रहे थे, लोकतंत्र में मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका पर, उसकी अध्यक्षता श्री राम बहादुर राय जी कर रहे थे। उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। राम बहादुर जी से सभी परिचित हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के सर्वे सर्वा है राम बहादुर जी। बहुत विस्तृत परिचय, लेकिन समय सीमा है। राम बहादुर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चाहेंगे वो मार्गदर्शन। नकवी जी और मित्रों, हमारे पहले जिन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उन सब बातों का समर्थन करते हुए मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। उससे पहले राजीव नयन बहुगुणा से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नागालैंड की जो घटना उन्होंने सुनाई यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा और पता करें। घटना उस तरह की नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उतना ये है कि जापू अंगामी फिजो, जिनको ZA फिजो कहते थे, उन्होंने 1947-48 में ही विद्रोह का झंडा उठा लिया था और उस पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए थे। और जवाहरलाल नेहरू की और नीतियों के बारे में यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, परंतु मैं अपने अनुभव से और अध्ययन से ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने जो पहल की वह बेमिसाल थी। TN कौल को उन्होंने USSR भेजा। USSR जो बाद में विखंडित हुआ, उन राज्यों में कैसे वहाँ की ट्राइबल्स प्रॉब्लम को हल किया था कम्युनिस्ट शासन ने, उसका अध्ययन करने के बाद TN कौल ने एक जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट दी थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर शायद यहाँ बैठे हुए सीनियर लोगों में से शायद सभी लोगों को ये मालूम हो कि एक नई सर्विस क्रिएट की जवाहरलाल नेहरू ने, और उस सर्विस का नाम था इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उस सर्विस के इंटरव्यू में दो लोग बैठते थे, एक वेरियर एल्विन जो पादरी थे परंतु गांधीयन थे और सरगुजा में काम करते थे। एक दिन सरगुजा के कलेक्टर ने वेरियर एल्विन को एक चिट्ठी दी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचना है, जवाहरलाल नेहरू आपको याद कर रहे हैं। और उस वेरियर एल्विन को जवाहरलाल नेहरू ने एडवाइजर टू नेफा बनाया और वो शिलांग में बैठते थे। अगर आप वेरियर एल्विन के काम को देखें तो फिलॉसफी फॉर नेफा से लेकर के वहाँ के आर्ट्स के बारे में जितना काम वेरियर एल्विन ने किया है, और इसका प्रोत्साहन जवाहरलाल नेहरू ने खुद दिया। लेकिन नागालैंड की जो घटना है वो दूसरी है, और केवल ये मैं संदर्भ एक सोचता था कि सुधार दूँ तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक हमारी पत्रकारिता और मीडिया का सवाल है, उसमें मेरा ये मानना है कि आज जो मीडिया के लीडर हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों, मैं सोशल मीडिया की कम बात कर रहा हूँ, करीब 15 साल 16 साल पहले मीडिया के लीडर्स ने में से एक ने एक बात कही और कहा कि हम पत्रकारिता में नहीं हैं, हम जर्नलिज्म में नहीं हैं, हमारा जो हाउस है वो न्यूज़ बिजनेस में है। न्यूज़ बिजनेस में है। और
उस एक वाक्य ने हमारी पूरी मीडिया के कैरेक्टर को बदल दिया और हम उस पर आज तक कोई सवाल उठा नहीं पाए। क्यों नहीं उठा पाए हैं, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। और ये बुनियादी सवाल है। लोकतंत्र में हम हैं और लोकतंत्र की सबसे सरल और छोटी परिभाषा है रूल ऑफ लॉ। क्या मीडिया रूल ऑफ लॉ के तहत है? अगर ये सवाल उठाएं तो और इसकी हम छानबीन करें तो हम पाएंगे कि मीडिया में अराजकता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और जहां अराजकता है वहां लोकतंत्र कैसे जीवित रह सकता है? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो हम पत्रकारों की है। क्या हम ये सवाल उठा रहे हैं भारत सरकार से, पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, कि मीडिया को रूल ऑफ लॉ के तहत लाने के लिए, चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं थी और अब टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, तो नई व्यवस्था बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? मेरा आशा यह है कि जब देश आज़ाद हुआ और कलकत्ता में IFWJ का सम्मेलन हुआ, IFWJ उस समय पत्रकारों का सबसे बड़ा मंच था। कलकत्ता के IFWJ सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक प्रेस कमीशन बनना चाहिए। और IFWJ के उस प्रस्ताव के आधार पर, अगर मुझे तारीख ठीक याद है, तो 12 या 13 मई 1952 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, तो राष्ट्रपति भाषण में एक वाक्य था कि मेरी सरकार प्रेस कमीशन बनाने जा रही है। और प्रेस कमीशन बना। उस प्रेस कमीशन की रिपोर्ट आई 1954 में, और उस प्रेस कमीशन की रिपोर्ट से PIB बना, प्रेस रजिस्ट्रार बने, प्रेस काउंसिल बाद में बनी। तो एक तरह से एक व्यवस्था बनी जिसके तहत मीडिया को चलना है। इमरजेंसी के बाद मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने दूसरा प्रेस कमीशन बैठाया और वो प्रेस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता और उस समय के चीज़ों की ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्थाएं बनाने के लिए सिफारिश करता। उससे पहले ही मोरारजी भाई की सरकार चली गई। लेकिन जब इंदिरा गांधी 1980 में वापस आती हैं तो उन्होंने मोरारजी भाई के बैठाए हुए प्रेस कमीशन को भंग नहीं किया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसका पुनर्गठन कर दिया, चेयरमैन बदल दिए, मेंबर बदल दिए। और हम जानते हैं कि उस के मेंबर में गिरिराज जैन, राजेंद्र माथुर, इनको इंदिरा गांधी लाई और सेकंड प्रेस कमीशन ने एक सिफारिश की। मित्रों, सेकंड प्रेस कमीशन की सिफारिश कितनी लागू हुई, कितनी नहीं लागू हुई, ये एक छानबीन का विषय है और इस पर हम लोगों को छानबीन करनी चाहिए। परंतु मैं जिस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर मीडिया को अपनी आज़ादी हासिल करनी है, सरकार के पंजे से, औद्योगिक घरानों से, पूंजीपतियों से और विदेशी पूंजी के प्रभाव में चल रही मीडिया से, ये चारों तरफ से जो अगर पत्रकारों को अपनी आज़ादी हासिल करनी है तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इस सरकार से लड़ना पड़ेगा, आने वाली सरकार से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार से लड़ करके हमको अगर अपनी आज़ादी हासिल करनी है तो हमको आज मीडिया कमीशन बनाने की आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया कमीशन अगर बनेगा तो ये बात पता चलेगी कि मीडिया में विदेशी पूंजी का हस्तक्षेप कितना है।
अगर आप में से बैठे हुए लोगों को याद हो और आप ईपीडब्ल्यू के पाठक रहे हों, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 10-15 साल पहले ईपीडब्ल्यू ने, यानी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली ने, 10-15 साल पहले एक सीरीज चलाई। वो खोजी पत्रकारिता की, मैं उससे बड़ी कोई सीरीज नहीं देख पाया। उस सीरीज में ये था, और आप ईपीडब्ल्यू को फिर से सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, उनके पुराने अंक उपलब्ध हैं। ईपीडब्ल्यू ने 10-15 साल पहले, मेरा ख्याल है कि ये 94 की बात है, ईपीडब्ल्यू ने हमें बताया, अपने पाठकों को बताया, देशवासियों को बताया कि एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में जो दुनिया को कंट्रोल करने वाली 4-5 प्लास्टिक कंपनियां हैं, वे कंपनियां आज भारत में तय कर रही हैं कि न्यूज़ की परिभाषा क्या होगी। और उन कंपनियों को ही तय करना है कि न्यूज़ जो प्रिंट में जाएगा, न्यूज़ जो इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, वो न्यूज़ होगा क्या। और उन कंपनियों से ही ये तय होना है कि किसको विज्ञापन का कितना शेयर मिलेगा। ये बात जब ईपीडब्ल्यू ने उठाई और उसके बारे में हमने भी जगह जगह ये बात कही, तो हमने जितना जरूरी था उतना उस पर ध्यान नहीं दिया। आज विज्ञापन कंपनियां या मार्केटिंग, अगर मीडिया का जो दूसरा हिस्सा है, वो जब ये तय कर रहा है कि न्यूज़ क्या होगा, तो हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन मूल बात तो ईपीडब्ल्यू ने उठाई थी। आज इसी तरह से मीडिया के लिए जो नियमन के जो आधार हैं, वे सब ध्वस्त हो गए हैं। जब पेड न्यूज़ की बात आई और पार्लियामेंट में ये सवाल उठा, और उस पर राव इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की वो रिपोर्ट है जो 2012-13 में आई। उस रिपोर्ट पर न पार्लियामेंट में कोई सवाल उठ रहा है, न मीडिया में कोई सवाल उठ रहा है। उस रिपोर्ट ने बाकायदे सिफारिश की है कि दुनिया के दूसरे किसी देश में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, विदेशी पूंजी की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत में कितनी विदेशी पूंजी मीडिया में लगी हुई है, इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ है। और यही नहीं, मजीठिया आयोग, जिसके बारे में हमारे मित्र यशवंत सिंह हमारे कई मित्रों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, मजीठिया के लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन वो लड़ाई निष्फल है। इसलिए निष्फल है क्योंकि मीडिया हाउसेस में जो यूनियन हुआ करती थी, अब कोई यूनियन नहीं है। पत्रकारों की एक जो सामूहिक ताकत, सामूहिक शक्ति जो प्रकट हुआ करती थी, वह कहीं दिखाई नहीं देती। और इसका कारण यह है क्योंकि पहले प्रेस आयोग के बाद, दूसरे प्रेस आयोग के बाद मीडिया हाउसेस में यूनियन के लिए एक जगह बनती थी, जगह होती थी। तो इसका विस्तार न करते हुए मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर मीडिया में सचमुच लोकतंत्र की हम वापसी चाहते हैं, तो अपने स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और इस तरह के मंचों से हम इस बात की आवाज़ उठाएं, इसके लिए लड़ें। 2010 से मैं स्वयं ये सवाल बार बार उठाता रहा हूँ कि मीडिया कमीशन बनना चाहिए, और चाहे यह सरकार हो या पिछली सरकार हो,
मीडिया घरानों के दबाव में मीडिया कमीशन नहीं बन रहा है। इसके कुलदीप नैयर चले गए। जब 2010 में हमने ये बात उठाई तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये मैंने सुना है कि आपने मीडिया कमीशन की बात उठाई है, तो मैं आपको ये 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। कुलदीप नैयर ने कहा कि जब 2009 में एक दिन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से वह मिले और उन्होंने उनको सलाह दी कि आप एक मीडिया कमीशन बनाएं। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये मैं तुरंत कर दूंगा, आप मुझे क्या करना है उसका एक नोट बनाकर दे दीजिए। कुलदीप नैयर ने उनको दिया और देने के बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार इसकी घोषणा करेगी, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। 5-6 महीने बाद कुलदीप नैयर ने फिर मनमोहन सिंह से पूछा तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं भूल गया, उस कागज़ को फिर से मुझे दे दीजिए। उन्होंने दोबारा दे दिया। दोबारा देने के बाद भी जब घोषणा नहीं हुई तो कुलदीप नैयर ने मुझे कहा कि ये आवाज़ हम लोगों को सामूहिक रूप से उठानी है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया घरानों के दबाव में ये सरकार फैसले नहीं कर रही। तो उसी तरह से आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो जनवरी 2015 में जस्टिस जे.एस. वर्मा की स्मृति में उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने एक लंबा भाषण दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके भाषण का जो विषय, जो हिस्सा मीडिया से संबंधित था, उसको नहीं छापा। पूरा भाषण तो छापा, अपने काम से छापा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अरुण जेटली ने घोषित उस भाषण में कहा कि हम मीडिया पर कोई पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम इस बात की पर बहस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मीडिया में इस पर बहस हो कि एकाधिकारी घराने यानी मीडिया मोनोपोली कैसे टूटे। आज जो सबसे बड़ा सवाल है, और मीडिया कमीशन का भी औचित्य इसीलिए है क्योंकि मीडिया में मोनोपोली घराने काम कर रहे हैं। 1 लाख, 1.25 लाख प्रेस रजिस्ट्रार में मीडिया के रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मुश्किल से 7-8 मीडिया हाउस हैं जो प्रिंट में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी हैं, और दुनिया में कहीं चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल मीडिया का प्रसार नहीं होता। यानी जिसके पास अखबार है उसके पास चैनल नहीं होता, जिसके पास चैनल है उसके पास अखबार नहीं होता। यहाँ सब चीज़ें एक के पास हैं और वे मोनोपोली घराने सरकार को चला रहे हैं। इसके खिलाफ हमें आवाज़ अगर उठानी है तभी मीडिया में लोकतंत्र आएगा। ये कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।